इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुज़लॉन एनर्जीज के स्टॉक के बारे में। सुज़लॉन एनर्जीज रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में काफ़ी बज़ में रहता है और ये स्टॉक पिछले 5 दिनों में 16% बढ़ भी गया है। हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कंपनी के राइट्स इशू के बारे में, कंपनी के डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में और इन सबका कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा। एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम ऐसे ही और कंटेंट आपके लिए ला सकें। सुज़लॉन एनर्जी रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर में काम करती है, जो कि काफ़ी एक प्रॉमिसिंग और बहुत ही हाई ग्रोथ वाला सेक्टर है इंडिया में भी और इन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, क्योंकि सारा का सारा वर्ल्ड क्लीन एनर्जी के ऊपर ट्रांजिशन कर रहा है। तो ये जो विंड एनर्जी है इसका स्कोप और ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी का 92% रेवेन्यू आपका विंड टर्बाइन जनरेटर्स और उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज से आता है। अब इंडिया ने क्योंकि 500 गीगावाट का साल 2030 तक का टारगेट रखा है कि वो 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी से प्रोड्यूस करेगा, जिसमें से 140 गीगावाट का टारगेट केवल विंड एनर्जी का है। इसमें से करंटली इंडिया के पास अभी 41.6 गीगावाट की विंड एनर्जी की कैपेसिटी है। मतलब अगले 8 सालों में 100 गीगावाट का और स्कोप है और एक्सपेंशन के चांसेस हैं 100 गीगावाट तक के। बट ये सारा का सारा 100 गीगावाट का फायदा सुज़लॉन को नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसका एक कॉम्पिटिटर भी है आइनॉक्स विंड एनर्जी, जो सेम सेगमेंट में काम करता है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एज ऑफ अक्टूबर 2022 कंपनी के पास 952 मेगावाट के ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, तो ये एक अच्छी हेल्दी ऑर्डर बुक है। कंपनी ने 1200 करोड़ रुपए राइट्स इशू से रेज करे थे, 240 करोड़ शेयर्स इशू करके, जो कि कंपनी ने 45% के डिस्काउंट पे इशू करे थे। ये दिखाता है कि कंपनी को कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी फंडिंग रेज करने की और कंपनी के पास कोई और फंडिंग ऑप्शन नहीं बचा था, इसीलिए कंपनी ने राइट्स इशू करा। इस 1200 करोड़ रुपए में से कंपनी कहती है कि वो 900 करोड़ रुपए का डेट रीपे करेगी, जिसमें से कंपनी ने ऑलरेडी 584 करोड़ रुपए का डेट रीपे कर दिया है। कंपनी क्योंकि हाईली लिवरेज्ड है, कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट है, इसीलिए कंपनी को डेट रीपे करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो पाए, जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स थोड़े अच्छे। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो उसके 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज से है। कंपनी ने रिसेंटली ही 15% का लगभग हाइक लिया है। इसका प्राइस अभी 7 रुपये 90 पैसे था 24 नवंबर 2022 को, जो अब 9 रुपये 20 पैसे हो गया है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट जो है ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट है, बट एक्चुअल में इसका नेट प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है क्योंकि इसकी फाइनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। ये पहले 9% था मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में बढ़ के 16% हुआ, बट ये सितंबर क्वार्टर में गिर के फिर से 12% हो गया। तो जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये काफ़ी इनकंसिस्टेंट चल रहा है। कंपनी के जो मेजर एक्सपेंसेस हैं वो आपका मटेरियल कॉस्ट है। कंपनी का मटेरियल कॉस्ट का एक्सपेंस लगभग 65 to 70% के आसपास है। हालांकि ये जिस क्वार्टर में 70% से ऊपर जाता है उस क्वार्टर में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर जाता है। तो कंपनी को अपनी मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करना होगा अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जून क्वार्टर में आपको 2470 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम्स दिए हुए हैं। इसके बारे में हम जब बैलेंस शीट को देखेंगे तब डिस्कस करेंगे कि ये 2470 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स क्या हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, फाइनेंस कॉस्ट, जिसे कंपनी लगातार कम करने में लगी हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सिमिलरली अगर आप एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी कम है, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेकार है। कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है कुछ ईयर्स में और कुछ ईयर्स में पॉजिटिव में जा रहा है। जैसे मार्च 2020 में नेट प्रॉफिट नेगेटिव था, फिर ये आपका अगले साल पॉजिटिव हो गया, ये फिर नेगेटिव हो गया और अगले साल ये फिर से पॉजिटिव हो गया। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट हैं। अब बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, कंपनी की शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2022 में कंपनी की शेयर कैपिटल 4067 थी और रिजर्व्स नेगेटिव में 5615 थे, जो कि सितंबर क्वार्टर में आपकी शेयर कैपिटल भी कम हो गई और आपके जो नेगेटिव के रिजर्व्स थे ये भी कम हो गए। अब ये आपका कैसे हुआ है? कंपनी ने अपने 4100 करोड़ के ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को एक तो इक्विटी में कन्वर्ट करा है, दूसरा कंपनी के पास कुछ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर थे जिसे कंपनी ने इक्विटी में कन्वर्ट करा है। अगर आप यहाँ पर शेयर कैपिटल को एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी के पास 2224 करोड़ रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, जो अब जीरो हो गई है। कंपनी ने इसे एक तो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा, दूसरा कंपनी ने अपने एक डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा। इन दोनों को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने पर कंपनी को जो फायदा हुआ है
वो फायदा आपका 2470 करोड़ रुपए का है जो कंपनी ने आपको यहाँ पे जून क्वार्टर में दिखा रखा है। तो ये कंपनी का आपका कोई नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है या आपका ये कंपनी का रेगुलर होने वाला प्रॉफिट नहीं है, इसीलिए इसे हमने एक्सेप्शनल आइटम्स में डाला है। तो ये एक वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज की वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो जरूरी नहीं है कि आगे जाकर हो। इसीलिए ये प्रॉफिट आपका कंपनी को इवेल्युएट करते हुए इतना मैटर नहीं करता। सिमिलरली जो आपके यहाँ पर रिजर्व्स का नेगेटिव कम हुआ है, जो आपके रिजर्व्स आपको नेगेटिव में दे रखे थे 5615 के, ये 2328 के इसी प्रॉफिट की वजह से हुआ है, जो कंपनी को अपने लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करने पे फायदा हुआ, क्योंकि कंपनी ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपैरेटिवली काफी कम इशू करे हैं लोन के अमाउंट के मुकाबले। तो उस वजह से कंपनी को 2470 करोड़ का फायदा हुआ, जिसकी वजह से आपके ये रिजर्व्स नेगेटिव में केवल 2328 के रह गए इंस्टेड ऑफ 5615। कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर एज सच कोई प्रॉफिट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसके नेगेटिव रिजर्व्स कम हो। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी नेट वर्थ नेगेटिव है। मतलब अगर आज की डेट में ये कंपनी बंद होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि उन शेयर्स की बुक वैल्यू अभी 0 से भी कम है। सिमिलरली यहाँ पे उसकी बोरोइंग्स कम हो गई, क्योंकि उसने अपने ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को कन्वर्ट करा था। फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के थोड़े से कम हो गए हैं, आई थिंक डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ होगा। एज सच इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर ज़्यादा अच्छे कैश फ्लोज भी नहीं कर पा रही है, कंपनी कई बार ऑपरेशनली कैश फ्लो नेगेटिव भी है। कंपनी ने अपने डेट और प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट करके इक्विटी को काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट कर लिया है। इसके अलावा कंपनी ने 240 करोड़ राइट इशू में भी शेयर्स इशू करे हैं, जिसकी वजह से इक्विटी काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड हो गई है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज सच कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न उन्हें नहीं दिखने वाला है इन द नियर फ्यूचर, अनलेस कंपनी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर लेती है अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को और कंपनी के पास और ज़्यादा बिजनेस आ जाता है। अब अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग केवल 14.5% है। अक्टूबर मंथ में एफआईआईज और डीआईआईज ने भी अपनी शेयर होल्डिंग कंपनी में कम करी है। हालांकि पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस इक्विटी शेयर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, बट इन माई ओपिनियन रिटेल इन्वेस्टर्स को इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर को अभी काफ़ी लंबा समय लगेगा ये प्रूव करने के लिए कि ये एक वैल्यू बाई है। कंपनी को और ज़्यादा एग्रीमेंट्स मिलने चाहिए, कंपनी को और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने चाहिए ये प्रूव करने के लिए कंपनी वैल्यू बाय है। अगर कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सस्टेनेबली मेंटेन कर पाती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ क्वार्टर्स के बाद इस शेयर्स को इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बट इन माय ओपिनियन रिटेल इन्वेस्टर्स को कुछ क्वार्टर तक केवल इस शेयर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। अनलाइक एफआईआईज एंड डीआईआईज, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता कि वो किसी भी शेयर में एक रिस्की शेयर में अपना पैसा लगा के अपना पैसा डुबाने का रिस्क ले पाए, क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज के पास तो करोड़ों रुपए होते हैं। तो अगर उनका कुछ पैसा इस शेयर में लग के डूब भी जाता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, बट रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर काफ़ी इंपैक्ट आ सकता है अगर उनको इस शेयर में लॉस होता है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ये शेयर मल्टीबैगर बन सकता है, ये आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है, कुछ महीने में हो सकता है ये आपको कुछ अच्छी रिटर्न दे दे, बट वो प्योरली स्पेकुलेशन पर्पज से होगा। आपको एक्चुअल में कोई वैल्यू बाय की बेसिस पे इस पर रिटर्न नहीं मिलने वाली है। तो इन माय ओपिनियन रिटेल इन्वेस्टर्स को इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।